हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और सेल बायोलॉजी यूनिट जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट करी हुई थी और बहुत सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम ज़्यादातर कवर कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पूरी डिटेल देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कवर करनी है, ठीक है। सो लेट्स सी। होप कि आप लोग नोट्स भी इसमें से कॉपी डाउन कर लेते हैं बिकॉज दे आर रियली रियली हेल्पफुल। न्यूक्लियस को सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था ये तो सबको हमें पता ही है क्योंकि हम बहुत छोटी क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं सेल में वो सब साइटोप्लाज्म में होती हैं, हमें पता है। लेकिन उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? उन एक्टिविटीज का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो है न्यूक्लियस। वो सब एक्टिविटीज न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होती है। अब न्यूक्लियस बना किन किन सब्सटेंस से मिलकर होता है? 70% प्रोटीन, 3 to 5% फॉस्फोलिपिड्स, 10% डीएनए एंड 2 to 3% आरएनए, ठीक है। न्यूक्लियस एक्चुअल में स्टोर हाउस होता है, यानी कि ये सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। हम कहते हैं ना जीन्स ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो जीन्स एक्चुअल में होते कहाँ हैं? तो वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो जो जीन्स है, वो सब न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहते हैं। और ये न्यूक्लियस क्या करता है? जैसे कि राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए, इन सब को प्रोड्यूस करता है और फिर ये सब मिलके क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन चाहिए, जो इंजाइमेटिक प्रोटीन चाहिए, वो सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए ये मिलके कराते हैं। और ये इनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इनको न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूक्लियस ही कंट्रोलिंग सेंटर है, ठीक है। जितने भी ये हैं, ये प्रोटीन जो बनाते हैं, फिर ये प्रोटीन आगे जाके बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस न्यूक्लियस का जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है इन द डेवलपमेंट, ठीक है ना। सेल को डेवलप करना है, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। तो ये किसने बताया था कि न्यूक्लियस का रोल होता है डेवलपमेंट में? ये बताया था सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट थे हैमरलिंग। हैमरलिंग ने 1934 में ये बताया था क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसप्लांटेशन स्टडी करी थी यूनिसेल्यूलर एल्गी एसेटाबुलेरिया में। एसेटाबुलेरिया में उन्होंने ये जो है ट्रांसप्लांटेशन स्टडी करके ये चीज क्लियर करी थी। अब क्या होता है यहाँ पे थोड़ी सी जो है आई थिंक इसकी स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज इंटरफेज न्यूक्लियाई, ठीक है। सो 3 डिस्टिंक्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं इंटरफेज न्यूक्लियाई में। एक तो होता है न्यूक्लियर एनवेलप, एक होता है न्यूक्लियोलस और एक होता है क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, देखो आपको डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, जो कि 2 लेयर्ड, 2 लेयर होती है उसमें, ठीक है। ऐसे करके 2 कॉन्सेंट्रिक मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड होता है वो न्यूक्लियस। और उन मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 70 to 80 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन की थिकनेस हो गई है 70-80 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसे ही दोनों मेम्ब्रेन की थिकनेस हो गई है। तो दोनों मेम्ब्रेन में बीच में स्पेस होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है? 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। और उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा रखा है, एक ये हो गई, एक ये हो गई इसके अंदर वाली। तो बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस जो मैंने अभी फिल किया आपके सामने, ऐसे ये स्पेस जो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। आउटर वाली मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, यानी कि ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है। यानी कि ये पूरा सेल था साइटोप्लाज्म, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ में ये न्यूक्लियस का आउटर लेयर कनेक्टेड रहती है। और जो इनर वाला सरफेस होता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन का, वो क्या करता है? वो यहाँ पे उसके अंदर प्रोटीनेशियस नेटवर्क होता है।
देखो यहाँ पे सपोज करो ये इनर वाली मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, डेंस नेटवर्क होता है प्रोटीनेशियस मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं लैमिना। ये इनर वाली मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो एक बार दोबारा से पढ़ो। जो इनर वाली मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की, उसका इनर सरफेस एक डेंस नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फाइबर से कवर रहता है। किससे कवर रहता है? प्रोटीनेशियस फाइबर से, जो कि कनेक्टेड होते हैं किनसे? प्रोटीन से, जो कि इनर वाली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे। और ये जो नेटवर्क होता है प्रोटीनेशियस फाइबर का, इस नेटवर्क को बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, लैमिना जो होता है वो 3 टाइप के प्रोटीन से मिलके बना होता है। उनके नेम क्या क्या है? उनके नेम है लैमिन ए, लैमिन बी, लैमिन सी। आउटर लेयर जो होती है लैमिना की, वो न्यूक्लियर पोर को अपनी जगह पर होल्ड करके रखती है, और जो इनर वाली लेयर होती है वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच रहती है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन जो ये न्यूक्लियर एनवेलप की हैं, ये जिस जगह पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, वहां पर क्या बन जाता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर। मतलब ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। सॉरी, आई कांट मेक दैट गुड डायग्राम राइट नाउ बिकॉज ये कोई पेन पेपर नहीं है ना, बट फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये न्यूक्लियस है जिसके ये आउटर वाली मेम्ब्रेन है, और ये अंदर जो है ये इनर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिस जगह पे ये दोनों मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आएंगी वहां पे बन जाएगा न्यूक्लियर पोर, यानी कि इधर से आउटर आई, इधर से इनर आई और ये मिल गई। सिमिलर इज द केस, इधर से आउटर आ रही थी, इधर से इनर आई और ये आउटर में मिल गई, तो यहाँ पर एक पोर बन जाता है। उस पोर को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूक्लियर पोर। तो ऐसे ही इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप तो हो गया, अब उसके अंदर क्या होता है? एक बहुत ही डेंस स्फेरिकल बॉडी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये जो ये जो न्यूक्लियोलाई है, ये क्या होता है कि जब तो होता है सेल डिवीजन, तब ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और सेल डिवीजन कब होता है? लेट प्रोफेज। देखो सेल डिवीजन की स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे करके। तो जो लेट प्रोफेज है जिसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुका है, वहां पे ये न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है। और ये फिर उसके बाद क्या होता है? एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, उस टाइम पे तो ये ऐसे करके क्या बोलते हैं, डिसअपियर हो जाता है। और उस टाइम पे आपको क्या दिखाई देने लगते हैं? फिर धीरे धीरे करके क्रोमोसोम्स, उससे पहले नहीं थे वो। अब जैसे ही सेल डिवीजन एंड होने लगता है तो क्रोमोसोम्स सेपरेट होने लगते हैं, और ये जो न्यूक्लियोलर मटेरियल था ये दोबारा से ऑर्गेनाइज होने लगता है, दोबारा से आपस में जुड़ने लगता है, और जुड़ के एक नया न्यूक्लियोलस बना देता है। यानी कि क्रोमोसोम का मटेरियल अलग हो गया और दोबारा से एक नया न्यूक्लियोलस बन गया, क्योंकि न्यूक्लियोलर मटेरियल आपस में जुड़ गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। अब ये जो न्यूक्लियोलस था, पहले जाके जो है ये जो न्यूक्लियोलस था, ये एक स्पेसिफिक रीजन से अटैच रहता है, और उस रीजन को बोलते हैं नॉर, NOR, नॉर, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। और ये जो होता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम के ऊपर होता है, उस क्रोमोसोम को बोलते हैं NOC, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम्स। ठीक है, एवरेज जो केमिकल कंपोजिशन है अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियोलाई में क्या क्या चीजें होती हैं? देखो 70% प्रोटीन होता है, 30% RNA होता है, और स्मॉल अमाउंट में DNA भी प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स की बात करते हैं। जो इंटरफेज न्यूक्लियाई होता है वहां पर क्या होता है? बहुत ही लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है। किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। उनका नाम होता है क्रोमैटिन। लेकिन सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस पे अगर हम देखें तो ये क्रोमैटिन आगे जाके ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, इंटरफेस स्टेज पे जब था न्यूक्लियस, तब तो वो क्रोमैटिन फाइबर थे, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर थे, लेकिन सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस पे आगे जाके वो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम बना लेते हैं। अगर हम क्रोमैटिन फाइबर की बात करें तो इनका डायमीटर कितना होता है? 230 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो इंटरफेस न्यूक्लियाई है उसमें जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं इन हेटेरोक्रोमैटिन देन इन
यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में वो ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं, और क्रोमैटिन फाइबर ही बेसिक यूनिट है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का, यानी कि पहले क्रोमैटिन फाइबर ही प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, बाद में वही जाके ऑर्गेनाइज करके कंडेंस करके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये डायग्राम हो गया, इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये न्यूक्लियर, इसमें डायग्राम आपको बिल्कुल ओपन करके दिखा रखे है ना, कि ये जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है पिंक वाली, ये उसके अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे वो न्यूक्लियर लेमाइना है, यानी कि नेटवर्क जो मैंने बताया था कि अंदर जाके इनर वाली मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं, इनर वाली मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ अटैच रहते हैं। उसके अंदर एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो सेल सैप है उसको, न्यूक्लियस के अंदर जो ये वाला ग्राउंड मटीरियल है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया है। आउटर वाला जो मेम्ब्रेन होती है वो, ये जो आउटर मेम्ब्रेन आ रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर ये राइबोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस की बॉडी के अगर बाहर आप देखो तो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर और अच्छा डायग्राम कहीं से चाहिए तो आप अपनी बुक या और कहीं से अच्छा डायग्राम और ज़्यादा देख सकते हैं, अगर आपको बेटर चाहिए तो वैसे भी ठीक है। और होप कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियस का। और सो थैंक यू सो मच क्लास, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड विद क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।